बारिश अपने तेज़ तूफान में थी। गाड़ी के बाहर बारिश की बूंदें ऐसी थी जैसे पत्थर बरस रहे हों। ड्राइवर, थोड़ी गाड़ी तेज़ चलाओ, भगवान के लिए, वे लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। कनक की आवाज़ डर से कांप रही थी। उसकी हथेलियां जोर से सत्तम को अपने पकड़ में ले रखा था, जैसे कि उसके हाथों के खून बंद हो गए हों। बाहर गाड़ी के शीशे पर देखने से बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत तेज़ घटा था और बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी। रात बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई थी। उनकी गाड़ी मौत के रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। सत्तम ने एक नज़र गाड़ी के पिछले शीशे पर डाली। पीछे बड़ी तेज रफ्तार से एक गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। उसने एक हाथ से कनक का हाथ थामा, जबकि दूसरा हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए था। मत डरो कनक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार हम शहर के रास्ते पर चले जाएं, फिर निरंजन सब कुछ संभाल लेगा। हमें अपने बच्चों के पास वापस पहुंचना है। कनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ऋषभ और केशव की बहुत चिंता हो रही है। सत्तम के दिल पर जैसे किसी ने गर्म सरिया चिपका दिया हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, वह आया के साथ ठीक ठाक हैं। तभी एक मोड़ काटते हुए साइड से एक ट्रक तेज आती हुई उनकी आंखें चौंधिया गई थी। सत्तम ने गाड़ी को बचाने के लिए स्टीयरिंग तेजी से घुमाया। गाड़ी सड़क पर टायरों की घसीटते जाने की आवाज़ तेज हुई थी। गाड़ी एकदम लुढ़कती हुई सड़क के किनारे में गहरी खाई में जा गिरी थी। शीशे के टूटने की आवाज़ के बाद एक गहरी खौफनाक चुप्पी छा गई थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी रह गई थी, जो अब टूटे हुए शीशों से गाड़ी के अंदर आ रही थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे पौज इलाके में सरकारी बंगले के स्टडी रूम में एक इंस्पेक्टर फाइलों में सर दिए बैठा था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का अता पता नहीं था। वह बहुत ही शातिर दिमाग रखने वाला आदमी था। उसके टेबल पर ढेरों केस की फाइलें पड़ी थीं। तभी उसके सरकारी फ़ोन की घंटी बजी। उस वक्त आने वाली कॉल कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती थी। उसने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ भारी थी। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ घुटी घुटी सी आ रही थी। आप निरंजन इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? दूसरी तरफ एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह आदमी बोल पाया था, सर हाईवे पर पिलर नंबर 120 पर एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी खाई में गिरी है। हमें गाड़ी से जो भी सामान मिले हैं उनके हिसाब से मरने वाले का नाम सत्यम है। इंस्पेक्टर निरंजन के हाथ से कलम छूटकर मेज पर गिर गया था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ गर्म तेल डाल दिया हो। सत्यम उसका भाई था, वह अड़ियल लड़का जिसने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली थी। अभी घर वालों के खिलाफ जाकर सबसे बढ़कर अपने पिता को उसने बहुत ही ठेस पहुंचाई थी। निरंजन ने आंखें बंद की। उसकी पकड़ फ़ोन पर कम हो गई। गाड़ी में कितने लोग हैं? सर, एक आदमी और एक औरत, दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। निरंजन की बंद आंखों से आंसू एक कतरा टूटकर फाइल पर गिरा था। उसने अपनी आवाज़ को बड़ी मुश्किल से टूटने से बचाया था। मैं आ रहा हूँ। जब निरंजन अस्पताल की गेट से गुजरता हुआ इमरजेंसी तक पहुँचा, उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। उसने अपने भाई और भाभी की पहचान की। वह सत्यम, जिसका चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज बिल्कुल अनजाना सा हो गया था। कनक, वह लड़की जिसकी मोहब्बत में सत्यम ने दुनिया छोड़ दी थी, आज वह भी उसके साथ ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसका दिल बड़ी जोरों से घूमा था। बच्चे तो बिल्कुल अकेले होंगे, लेकिन इंस्पेक्टर निरंजन था, वह रो नहीं सकता था। उसने कांपते हाथों से उसकी पहचान की और साइन किए। वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। बारिश अभी भी बहुत तेज बरस रही थी। स्टीयरिंग पर सर रखकर कुछ पल बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर एक ख्याल बिजली बनकर उसके दिमाग पर गूंजा था। सत्यम और कनक के 2 बच्चे थे, वे कहाँ हैं? उसने जल्दी से अपने भाई का घर का नंबर मिलवाया, जो बंद जा रहा था। उसने अपने सरकारी फ़ोन से अपने सिपाही को अलर्ट किया, सत्यम के घर का पता मालूम करने को कहा, और वह भाई शहर के एक छोटे से इलाके में 3 बेडरूम वाले कमरे में अपनी छोटी सी दुनिया बसाए बैठा था। निरंजन को उसकी खबर तक नहीं थी। कुछ ही मिनट में उसे लोकेशन मिल गई थी। वह एक मिडिल क्लास इलाका था। इंस्पेक्टर ने तेजी से गाड़ी उस पते की तरफ दौड़ा ली थी। एक छोटे से मकान के सामने उस गाड़ी को रोकी। उसने दरवाजे पर आहट दी। कुछ पल के बाद एक अधेड़ उम्र की नींद से भरी हुई घबराई हुई औरत ने दरवाज़ा खोला, जो शायद बच्चों की आया थी। वह एक पुलिस ऑफिसर को अपने दरवाजे पर देखकर डर में हुई थी। निरंजन ने पूछा, सत्यम का घर यही है? जी जी साहब, पर वे तो घर पर नहीं हैं। आया ने घबराकर कहा, मैडम साहब तो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे जल्दी आएंगे, लेकिन देखिए ना, आधी रात हो चुकी है और अभी तक ना आए। निरंजन ने उस औरत को रास्ते से हटाया
और अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा आंगन और सामने एक कमरे में एक बिस्तर पर दो छोटे से बच्चे सो रहे थे और वे दोनों शायद लड़के थे। दोनों ही बिल्कुल हूबहू अपने पिता पर गए थे, ऋषभ और केशव। वे तो दुनियादारी का हाल भी नहीं जानते थे। वे छोटे छोटे बच्चे। निरंजन अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखा। उसका दिल फट रहा था। आया, उनके कपड़ों का एक बैग तैयार करो, हम जा रहे हैं। आया की आंखें हैरानी से फैल गई। साहब, इतनी रात को मैडम जी नाराज होंगी। निरंजन ने उसके तरफ मुंह मोड़कर देखा। उसकी आंखों में वह दर्द था। वो बेकाबू शब्द उसके गले में ही दम तोड़ गए। वह अब कभी नाराज न होगी। जल्दी करो। उसने दोनों बच्चों को सावधानी से गोद में उठाया, जो नींद में ही उसके कंधे से लगे। दूसरा हाथ आया की तरफ बढ़ा दिए। चलो बेटा उठो, अंकल के साथ चलना होगा। 4 साल का ऋषभ नींद में आंखें मलते हुए उस अंकल को देखा था, जिसे वो शायद पहचानता था, लेकिन उसने मासूमियत से अपना नन्हा सा हाथ उस मजबूत जैकेट पर जमा दिया। वह तीनों उस घर से बाहर निकले। 2 अनाथ बच्चे, एक आदमी जिसकी दुनिया एक ही रात में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। निरंजन के हवेली उसके पापा के पुश्तैनी हवेली में सुबह के धुंध में किसी बुत की तरह खड़े थे। ये हवेली सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं था। ये एक जमाने से पुश्तैनी हवेली चलता आ रहा था। हमेशा बड़ा बेटा ही इस हवेली का गद्दी संभालता था। इन लोगों के पास सिर्फ ज़मीनें या दौलत की ताकत नहीं थी, ये लोग इतना दिमाग भी रखते थे। हजारों लोगों के तकदीर का फैसला खुद ही किया करते थे। सत्यम बड़ा बेटा था। उस हवेली की कुर्सी उसी के हाथ में आनी थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत के लिए इस कुर्सी को ठुकरा दिया था। सत्यम एक लड़की के इश्क में पड़ गया था। सत्यम जो हमेशा से नरम दिल और मोहब्बत करने वाला लड़का था। उसके पिता कंजलोचन अपने रुतबे और अहंकार में अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया था। सत्यम ने अपने पिता के खिलाफ जाकर ये शादी कर ली थी, जिसकी वजह से सत्यम को ये कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब सत्यम के बाद निरंजन ही बचा था उसे कुर्सी को संभालने के लिए, और वह अपनी नौकरी में मगन था। निरंजन एक बाजू में सोते हुए 2 बच्चों के साथ उस हवेली में कदम रख चुका था। उसके पिता कंजलोचन अपने कुर्सी पर विराजमान थे। निरंजन के चेहरे पर कोई असर नहीं थे, ना गम ना अफसोस। उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हो रही थी। तुम्हारे भाई ने कहा था वह इस हवेली के चौखट पर कभी कदम नहीं रखेगा, तो वह उसका आखिरी दिन होगा। देखो पिताजी, सत्यम ने सच में अपना कहा पूरा कर दिया है। कंजलोचन की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि निरंजन के अंदर तक कपकपाहट दौड़ गई थी। पापा, सत्यम भाई और कनक भाभी वह नहीं रहे। निरंजन ने हिम्मत करके कहा, मेरे लिए वे दोनों तभी मर गए थे जब सत्यम ने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का करके रख दिया था, वह भी एक औरत की मोहब्बत के लिए। कंजलोचन ने अपनी नज़रें उन दोनों बच्चों पर जमा दिए जो निरंजन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। और ये 2 उसी के खून हैं पापा। निरंजन की आवाज़ में पहली बार थोड़ा भारीपन आया था। ये आपके पोते हैं, सत्यम भाई के बच्चे हैं। कंजलोचन अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। निरंजन, ये मेरे बेटे का खून नहीं है, ये उस औरत का गंदा खून है जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। मैं इन बच्चों को कभी नहीं अपनाऊंगा। ये उस बगावत की निशानी है। उनके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। निरंजन ने बच्चों को अपने पास किया। पापा, ये मासूम हैं, इन बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं। उनकी गलती ये है कि ये पैदा हुए हैं। कंजलोचन ने फैसला कर लिया था। निरंजन, अब इस हवेली के वारिस तुम हो। ये हवेली सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन इस हवेली के कुर्सी का एक वसूल है। इस कुर्सी के बगावत करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये बच्चे उस औरत के गंदे खून हैं जिसने एक बाप को एक बेटे से अलग कर दिया। इस हवेली में इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से और शहर के किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। ये सुना था कि निरंजन के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अनाथ आश्रम? पापा, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, आपका खून है। निरंजन बुरी तरह से गरजा था। कंजलोचन अब अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए थे। मेरा खून सिर्फ वही है जो मेरी बातों को मानेगा। निरंजन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इन बच्चों को चुनो या फिर इस हवेली के मालिक बनो। मेरी दौलत के मालिक बनो और हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने छोटे भाई को ये सारा कुछ लिख दूंगा। और अगर मेरा फैसला मानते हो तो इस हवेली के अगले मालिक हो। इन बच्चों को ले जाओ, अनाथ आश्रम फेंक दो। फैसला तुम्हारा है। निरंजन अपने कमरे में आया। बच्चे जो अब तक इस इंतजार में डरे हुए थे, उसके बिस्तर पर ढेर हो गए थे। ये यूं ही खड़ा अपने पिता के शब्द पर गौर कर रहा था। एक पुलिस अफसर था, कानून का रखवाला भी था, लेकिन आज वह अपने ही परिवार के बनाए गए कानून के सामने बेबस खड़ा था। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई।
उसकी मंगेतर चंचल अंदर दाखिल हुई। ये निरंजन के चाचा की दोस्त की बेटी थी, खूबसूरत थी पर घमंडी। वह भी उन्हीं की तरह सोच रखती थी। बड़ी अमीरी में पली बड़ी थी। निरंजन, मैंने सुना है, वह उसके पास आई। उसकी आवाज़ में हमदर्दी से ज़्यादा एक लालच दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। सत्तम भाई ने जो किया था उसके बाद चंचल ने उस सोते हुए बच्चे को बड़ी नफरत के निगाह से देखा था। निरंजन ने उसके तरफ देखा। चंचल, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? चंचल ने अपने कंधे उचकाए। निरंजन, हमारी शादी होने वाली है। तुम इस हवेली के अगले वारिस बनने वाले हो। मैं एक इंस्पेक्टर की पत्नी बनने जा रही हूँ। किसी आया का काम करने के लिए मैंने तुमसे ये मंगनी नहीं की थी। ये दो बच्चे हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम इनसे छुटकारा ले लो। इन्हें किसी अनाथ आश्रम में ले जाओ। निरंजन अपनी जगह बिल्कुल चुप खड़ा था। निरंजन को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया हो। वह औरत जिससे वह शादी करने वाला था, वह इतनी मतलबी कैसे हो सकती थी? चंचल, ये मेरे भाई के आखिरी निशानी हैं। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? जैसे तुम्हारे पापा ने सत्तम भाई को छोड़ दिया था वैसे ही। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया था, वैसे ही तुम अपना फैसला करो। निरंजन, तुम्हें चुनाव करना ही होगा। या तो तुम्हारा भविष्य, या हवेली, या फिर ये दो तुम्हारे भाई के बोझ। अगर तुमने इन बच्चों को चुना तो ये मंगनी मैं ख़त्म कर दूंगी। निरंजन ने एक लंबी नज़र चंचल के खूबसूरत फिगर पर डाली। फिर उसकी नज़र पहचानते फिर उन दोनों बच्चों पर पड़ी। ऋषभ और केशव अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर, चाचा जी, मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं? उस एक शब्द पर पल भर में निरंजन के अंदर फैसला आ गया था। उसने अपने भाई के लाश को देखा था। उसके बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ सकता था। उसने चंचल की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में उसके पिता की तरह ही उसका फैसला था। वह एक घमंडी और लालची औरत दिखाई दी थी। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर तुम आज़ाद हो जाओ। चंचल का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। निरंजन, तुम होश में तो हो? तुम इन अनाथ बच्चों के लिए इस हवेली की कुर्सी और मुझ जैसी खूबसूरत हसीन लड़की को ठुकरा रहे हो। तुम बहुत पछताओगे। निरंजन ने उसे सुकून से कहा। सब कुछ इन दो बच्चों पर मैं निछावर करता हूँ। उसने एक पल खराब किए बिना उन दो छोटे बच्चों को सावधानी से अपनी गोद में उठाया, जो जल्दी से उससे चिपट गए। और सोते हुए वो छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वह जिस तरह सरकारी वर्दी में था, उसी तरह उन दोनों बच्चों को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। चंचल बिल्कुल उसे देखती रह गई। जब वो हवेली के चौखट से बाहर चला गया, कंजलोचन वहीं खड़े अपने बेटे निरंजन को जाता हुआ देख रहे थे। उनके आंखों में आग था। दूसरा बेटा भी उनकी दौलत ठुकरा चुका था। कंजलोचन फिर से आग बरसती शब्दों में बोले, अगर आज इस चौखट से बाहर कदम रखा तो याद रखना निरंजन, ये हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। हम सब तुम्हारे लिए मर गए। निरंजन एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता के चेहरे पर एक आखिरी नज़र डाली। आपका फैसला आपको ही बधाई हो। मेरा फैसला मेरे साथ है। वह इंस्पेक्टर हवेली की कुर्सी को ठुकरा चुका था। अपने भाई के अनाथ बच्चों को अपने सीने से लगाए पिता के साय से हमेशा के लिए कदम बाहर निकाल चुका था। उन दो अनाथ बच्चों के लिए निरंजन ने कांटों भरा रास्ता चुन लिया था। उसने अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक बाजू में सोए हुए दो बच्चे, आया बच्चों को सावधानी से पिछली सीट पर लिटा चुकी थी। ड्राइविंग सीट संभालता उसका एक ही ठिकाना था, शहर में उसका सरकारी बंगला। एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसकी थी, उस हवेली के लोगों से बिल्कुल दूर थी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को उठाया। घर खाली और चुप्पी में डूबा हुआ था। उसने बच्चों को अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर सुला दिया। वह खुद सारी रात उनके पास बैठा, उन मासूम चेहरों को देखता रहा। उसका भाई सत्तम, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज इस दुनिया में नहीं था। वह अपनी मोहब्बत के लिए घर वालों को ठुकरा चुका था, लेकिन वह तो उसका भाई था। अब ये दो अनाथ बच्चे उसके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उनकी परवरिश कैसे करेगा। वह बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब वह दो मासूम सदमे से भरे हुए बच्चों को कैसे संभालेगा। सुबह केशव और ऋषभ की आंख खुली। उसने अजनबी जगह देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी नौकर उठ खड़े हुए थे। पापा, पापा, वे दोनों रो रहे थे। निरंजन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे डर रहे थे। मैं हूँ बेटा, तुम्हारा चाचा हूँ। ऋषभ ने उसे धक्का दिया। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। हमें पापा के पास जाना है। निरंजन का दिल जैसे छलनी छलनी हो गया था। वह घुटनों के साथ ज़मीन पर बैठता चला गया। उन्हें बहलाता रहा, उन्हें खिलाता रहा। दफ्तर से बराबर कॉल आ रही थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। एक हफ्ता बीत चुका था। बंगले का सारा रूल बिगड़ चुका था।
हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे। इंस्पेक्टर निरंजन बच्चों के कपड़े बदलने और उन्हें खिलाने के नाकाम कोशिश में बिजी था। बच्चे अभी रातों को डर कर उठ जाते। वह एक आदमी था, एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन वह माँ नहीं बन सकता था। दूसरी तरफ शहर के पुराने घनाघोर आबादी वाले मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। माँ, मेरा बैग कहाँ है? आपने फिर मेरा बैग न जाने कहाँ रख दिया। 22 साल की बबली चुलबुली, हद से ज़्यादा शरारती लड़की, पूरे घर में तूफान मचाए हुए थी। उसकी माँ सुगंधा देवी, जो रसोई में आटे की हाथ साफ कर रही थी, गुस्से से बाहर निकली। इतनी बड़ी हो गई है, अपना सामान संभाल कर नहीं रख सकती? तुझे तेरा रखा हुआ सामान नहीं मिलता? सुबह से शाम हो जाती है, इस लड़की को अपनी सूझबूझ नहीं रहती। बबली ने अपना मुंह बनाया। मम्मी, आप कितना बोलती हो, जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। आज वैसे भी मेरी सहेली पायल की मेहंदी है, सब सहेलियां वहां आ रही होंगी, मैं क्या फटे पुराने कपड़े पहन कर आऊँगी? सुगंधा देवी ने सर पीट लिया। हे भगवान, ये लड़की कब बड़ी होगी? मेरे सर पर जवान बैठी है और इसे सहेलियों की मेहंदी की पड़ी है। कोई रिश्ता आता है तो तेरी यही हरकतें देखकर भाग जाता है। बबनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो भाग जाने दो, मुझे कौन सा मरना है शादी करके? वैसे भी जो आएगा दहेज में आपकी ये रोज की डांट ही ले जाएगा। आपके पास देने के लिए दहेज कहाँ है? ये सुना था कि सुगंधा का पारा हाई हुआ था। जुबान देखो इसकी कैसी कैंची की तरह चलती है। अरे हम गरीब हैं, दहेज कहाँ से लाएंगे? तेरे पिता की तनख्वाह तो महीने का राशन भी पूरा नहीं होता, और तू इकलौती है, तेरे 4 बहनें हैं। बबली अपनी माँ के गुस्से से डर रही थी। वह जल्दी ही चुप हो गई। अच्छा ना माँ, अब सॉरी, गुस्सा छोड़ दो और जल्दी से मेरा बैग ढूंढो, वरना लड़कियां मेरा हुलिया बना देंगी। वह गुस्से से कहती हुई दोबारा कमरे में भाग गई। सुगंधा देवी ने ठंडी आ भरी। इस लड़की का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। निरंजन अपने दोस्त सिपाही के साथ अपने आंगन में बैठा था। सिपाही उनकी हालत देखकर परेशान था। निरंजन, कब तक छुट्टी लेकर यूं ही बैठे रहोगे? तुम्हारे बगैर डिपार्टमेंट अधूरा है, और ये तुमने क्या हालत बना रखी है? निरंजन ने थकी हुई नज़रों से अपने सिपाही दोस्त को देखा था। मैं वापस नहीं आ सकता, कम से कम अभी तो नहीं। तुम देख रहे हो ना इन बच्चों को, वो डरे हुए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। सिपाही दोस्त ने बच्चों को देखा जो आंगन के एक कोने में चुप से मिट्टी से खेल रहे थे। निरंजन, तुम एक बाप बन सकते हो। माँ नहीं, उन्हें अभी एक माँ की ज़रूरत है, एक माँ की जो उन्हें संभाल सके। निरंजन गुस्से में हंसा। कौन करेगा मुझसे शादी? एक ऐसा आदमी जिसने अपने परिवार, अपनी दौलत, सब कुछ ठुकरा दी हो। और कौन पालेगा मेरे भाई के बच्चों को? सिपाही दोस्त की माँ, जो उनके लिए चाय लेकर आई थी, ये बात सुन रही थी। वह एक समझदार औरत थी। उन्होंने निरंजन के सर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी ख़त्म नहीं हुए। मेरी नज़र में एक परिवार है, गरीब है लेकिन इज्जतदार है। उनकी एक बेटी है जो बबली नाम है। उम्र की थोड़ी कच्ची है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वह लोग दहेज नहीं दे सकते, इसलिए उसकी शादी रुकी हुई है। निरंजन ने जल्दी सर उठाया। आंटी, आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन गरीब है, और कई बहनें हैं। वे लोग शरीफ है और उन्हें सिर्फ एक अच्छे घर और एक अच्छे लड़के की तलाश है जो उनकी बेटी को इज्जत से रख सके। तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत है, रुतबा है। तुम्हें इन बच्चों के लिए एक माँ चाहिए। ये रिश्ता दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। अगले ही दिन सिपाही पंकज की माँ सुगंधा देवी के घर बैठी थी। सुगंधा देवी तो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस इंस्पेक्टर का रिश्ता बबली के लिए आया है। आप मजाक तो नहीं कर रही बहन? पंकज की माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा। मजाक क्यों करूँगी, लड़का तो बहुत ही काबिल है, बस भगवान की मर्जी आगे किसी की नहीं चलती। उसके सर से भाई का साया उठ गया है, अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी उस पर है। उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके घर को और उन बच्चों को अपना ले। सुगंधा देवी ने जल्दी हाँ भर ली। हमें स्वीकार है, हमें इससे अच्छा और क्या चाहिए। बिना दहेज के हमारी बेटी इंस्पेक्टर के घर ब्याही जा रही है। बबली, जो दरवाजे के पीछे ये सब सुन रही थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर, पुलिस अफसर, उसके सपनों का राजकुमार तो किसी फिल्म के हीरो जैसा था। ये तो असली हीरो निकला। ये भूल गई कि वह 2 बच्चों का पिता भी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक अमीर और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में एक तस्वीर छपी थी। 3 दिन के बाद साधारण तरीके से शादी हो गई। न बैंड बाजा, न बारात, न कोई फंक्शन। पंडित जी ने साधारण तरीके से कन्यादान करवा दिया। कुछ रस्मों के साथ उसे विदा कर दिया गया। निरंजन ने कानूनी तरीके से भी बबली से शादी कर ली थी। विदाई के साथ सुगंधा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, भगवान का धन्यवाद करना मत भूलना, अब वही तेरा घर है। निरंजन के चेहरे को देखकर वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन उन्होंने खुद को तसल्ली दी। बबली जब गाड़ी में बैठकर सरकारी बंगले पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैली थी।
घर बहुत बड़ा और शानदार था। निरंजन उसे अंदर ले आया तो बच्चे सब सो चुके थे। घर में मौत का सन्नाटा था। निरंजन उसे एक कमरे के सामने ले जाकर रोका था। यह आपका कमरा है। बबली ने हैरानी से उसे देखा। हमारा नहीं? निरंजन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें किसी भी मोहब्बत से परहेज कर रहा था। मेरा कमरा बच्चों के साथ है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा था। उन्हें मेरी आदत है, आप आराम करें। ये कहकर वो मुड़ गया। वह अपने कमरे में चला गया। बबली बिल्कुल सुन्न हालत में खड़ी रह गई। ये कैसी शादी थी? न सुहाग रात, न फूल, न पति का साथ। उसने जल्दी अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। रोते हुए सब बता दिया। माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई मेरा स्वागत हुआ, ना ही यहाँ कोई सजावट है। उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में भेज दिया है। सुगंधा देवी ने दांत पीसते हुए कहा। पागल लड़की, फ़ोन बंद कर और भगवान का धन्यवाद कर। इज्जत से विदा हो गई है। अब पति का दिल जीतना तेरा खुद का काम है। फ़ोन बंद कर और जाकर सो जा। बबली ने आंसू पोंछे, लेकिन दिल पर एक खाली सा बोझ पड़ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में छुपी थी। वो बाहर निकली तो निरंजन वर्दी पहने तैयार खड़ा था। केशव और ऋषभ साफ सुथरे कपड़ों में उसके पास खड़े थे। बबली को देखकर वे दोनों उसके पीछे छुप गए। निरंजन ने एकदम साफ शब्दों में कहा। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और नाश्ता कर चुके हैं। आपके लिए फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है। निरंजन के जाने के बाद उसने पूरा घर देखा। घर बहुत ही खूबसूरत था। उसने सारा दिन लगाकर उस घर को सजाने में बिताया। किचन साफ किया और शाम के लिए खूबसूरत सा नाश्ता बनाया। वह सोच रही थी कि निरंजन आएगा तो खुश होगा। जब वो शाम को वापस आया तो बच्चे उसके साथ थे। बबली उनके तरफ मुस्कुराकर बड़ी थी। आओ बेटा ऋषभ, केशव, मैं आपकी बबली माँ हूँ। बच्चे सहम कर थोड़ा पीछे हटे। निरंजन की टांगों से और ज़्यादा चिपक गए। बबली को ये बहुत बुरा लगा था। उसने बच्चों का दिल जीतने का फैसला किया। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और आंखें घुमा घुमा कर बोली, देखो मैं एक भूत हूँ। बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे। बबली ने फिर एक और तरीका अपनाया। जानवरों की आवाज़ निकालनी शुरू की। वह खुद भी उनके साथ कालीन पर लोटपोट करने लगी। केशव और ऋषभ, जो बहुत दिनों से हंसना भूल गए थे, उसकी छोटी सी हरकतों पर हंसी निकली थी। केशव भी मुस्कुराने लगा। बबली खुश हो गई कि उसका जादू काम कर गया। वह उन्हें गुदगुदी करने लगी। तीनों का एक जोरदार ठहाका गूंजा था। तभी निरंजन की भारी आवाज़ ने उस ठहाके को वहीं जमा दिया। बबली ने डरकर उसके तरफ देखा। वह दरवाजे पर खड़ा उसे पथरीली निगाहों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का साया तक नहीं था। मुझे उन बच्चों की परवरिश के लिए एक समझदार माँ की ज़रूरत है, कोई तीसरा बच्चा नहीं। निरंजन के ये शब्द बबली के ठहाकों को हलक में ही तोड़ दिए थे। केशव और ऋषभ, जो अपने चाचा के इस बदलते हुए व्यवहार से डर गए थे, जल्दी चुप होकर उसकी टांगों के पीछे छुप गए। बबली, जिसका दिल अभी अभी उन बच्चों की हंसी से खिलखिलाया था, एकदम बुझ सा गया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह झटके से उठ खड़ी हुई। उसके गाल कपकपा रहे थे। मैं तो बस उन्हें हंसा रही थी, वे उदास थे इसलिए। निरंजन ने उसके तरफ देखे बिना गंभीर शब्दों में कहा। उनकी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी उनकी अच्छी परवरिश की तरफ ध्यान देना होगा। ये कहकर मुड़ गया, अपने कमरे में चला गया। बबली ने मुट्ठियाँ भींच कर कहा, खुद तो चलता फिरता बर्फ़ का गोला है, इन मासूम को भी वैसा ही बनाना चाहता है। वह बड़बड़ाते आंखों में आई हुई आंसू को गुस्से से रगड़ दिया। दिन बीतने लगे। बंगले की जिंदगी अब दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ निरंजन का एक अलग ही वसूल था। हर चीज़ तरीके से करना, सावधानी से करना। सारे घर के नौकर उसके वसूलों पर चलते थे। इधर उन सबको तहस नहस करने के लिए बबली इस सारे वसूलों की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वह खुद तो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी, लेकिन नौकरानी को घनचक्कर बना देती थी। एक दोपहर निरंजन किसी ज़रूरी काम के लिए अचानक घर आया। आंगन में पूरी चुप्पी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चों के दोपहर का खाने का वक्त था, लेकिन उसके बजाय आंगन ठहाकों और शरारतों से गूंज रहा था। वह गुस्से से उसके तरफ बढ़ा। आंगन में बबली ने पौधों को पानी देने वाला पाइप पकड़ा हुआ था। वह बच्चों की आया पर पाइप से पानी फेंक रही थी, जो बेचारी दुपट्टे से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे और खुद भी पानी में भीग रहे थे। बबली, ये क्या बचपना है? उसकी गरजती आवाज़ पर तीनों एकदम चुप हुए थे। बबली ने पाइप का मुंह उसकी तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप भी आ गए। गर्मी बहुत है, आप भी थोड़े से ठंडे पानी से नहा लो। इससे पहले कि निरंजन कुछ कहता, बबली ने पानी की धार उसके तरफ मोड़ दी थी। निरंजन, जो अपनी इस्त्री की हुई वर्दी में खड़ा था, एक पल में भीग गया था। केशव और ऋषभ ने ये देखा तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। निरंजन ने गुस्से से आंखें बंद कर ली।
उसने आगे बढ़कर बबली के हाथ से पाइप छीना था। आपका दिमाग ठीक है ना? बबली ने हंसी दबाते हुए कहा। मेरा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। निरंजन उसे घूर रहा था। पानी उसके बालों से टपक रहा था, उसके चेहरे पर आ रहा था। उसने गुस्से से आया को कह दिया, बच्चों को अंदर ले जाओ। अब उस किस्से के बाद निरंजन ने उससे बात करना कम कर दिया था, लेकिन बबली उसकी चुप्पी की परवाह कब करती थी। अभी घर में अपनी मर्जी चलाती फिरती थी। फिलहाल उस नोक झोंक के बीच निरंजन खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस होने लगा था। वह जितनी लापरवाह लड़की थी, बच्चों के लिए उसकी मोहब्बत उतनी ही गहरी हो रही थी। एक रात किचन में पानी पीने आया तो देखा कुक से छुपकर फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल रही थी। अच्छा, तो चोरी हो रही है। उसकी आवाज़ पर बबली उछल पड़ी थी। आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। वो मैं बच्चों के लिए ले जा रही थी। निरंजन ने एक आईब्रो ऊपर कर उसे देखा था। बच्चों के लिए या अपने लिए? बबली ने मुंह बनाया। हाँ, अपने लिए भी। आपको कोई समस्या है? बबली बच्चे की तरह बोली। निरंजन मुस्कुराया। नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को नरमी आई थी। वह उसके पास आया, इतना करीब कि बबली की धड़कनें तेज हो गई। उसने झुककर उसके गाल के पास से आइसक्रीम का छोटा सा दाग अपनी उंगली से साफ की। रात को आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है मैडम जी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हुई। बबली के पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई। वह एकदम पीछे हटी, आइसक्रीम का डब्बा लिए करीब भागती हुई वहाँ से निकल आई। निरंजन वहीं खड़ा उसकी घबराई हुई पीठ को देखता रहा, लेकिन दिन की रोशनी में वो वापस इस गंभीर पोजीशन में वापस आया था। उसका ज़्यादातर वक्त दफ्तर में ही बीतने लगा था। वह अपने भाई के एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खुलवा चुका था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। ये एक हादसा था। वह रात के अपने स्टडी रूम में बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे बस उस ट्रक ड्राइवर का पता चाहिए। वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? उसे ढूंढो। मुझे उस रात की सारी कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, ख़ास तौर से कंजलोचन हवेली से आने वाले जितने फ़ोन कॉल हैं उसका मुझे सबका रिकॉर्ड चाहिए। उसकी शक की सुई अपने पिता पर उठ रही थी। एक दिन बबली बच्चों और आया के साथ शॉपिंग मॉल में गई हुई थी। वह बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी। उसकी नज़रें निरंजन पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत और मॉडर्न नज़र आने वाली लड़की के साथ खड़ा था। ये वही थी चंचल। बबली ने उसे जल्दी पहचान लिया। उसकी तस्वीर उसने निरंजन के कमरे की एक पुरानी एल्बम में देखी थी। वह उन दोनों को देखकर वहीं रुक गई। चंचल का एक हाथ निरंजन के बाजू में चिपका हुआ था। बबली का दिल डूब सा गया था। वह चुपकर उनकी बातें सुनने लगी। निरंजन, तुम सच में अब उस जिंदगी से खुश हो? चंचल की आवाज़ में गुस्सा था। मुझे छोड़कर तुमने उन बच्चों को चुना, और मैंने तो सुना है कि उनकी परवरिश के लिए किसी आया से शादी भी कर ली है। निरंजन का चेहरा गुस्से में भर गया था। चंचल, अपनी जुबान को लगाम दो। वो मेरी पत्नी है। पत्नी? चंचल ने एक जहर वाला ठहाका लगाया था। प्लीज़ निरंजन, हम दोनों जानते हैं तुमने उससे शादी क्यों की है। तुमने उसे उन बच्चों की देखभाल के लिए रखा हुआ है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं। बबली को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म पानी डाला हो। वो बच्चों को लेकर सीधा घर आ गई। उसका दिल दिमाग सब कुछ सुन हो रहा था। जब निरंजन रात को घर आया तो घर में एक तूफान का मंजर था। बबली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह औरत कौन थी? निरंजन, जो उस सवाल के लिए तैयार नहीं था, एकदम चौकन्ना हुआ था। वही औरत, आपकी मंगेतर, जिसे आप आज मॉल में मिल रहे थे। निरंजन को गुस्सा आ गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा ना कि मैं एक आया हूँ, एक नौकरानी हूँ, जो पैसों के लिए आपके साथ रह रही हूँ। हाँ, सच कहा ना उसने। निरंजन का सब्र अब जवाब दे गया था। उस पर केस का दबाव, चंचल की इस तरह की फालतू बातें, अब ये घरेलू चिक चिक। वह उसे गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो और क्या कहूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम कौन सा मोहब्बत में शादी करके आई हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सर पर डाल दिया है, अपने सर का बोझ उतारा था। तुम पैसों के लिए यहाँ आई हो, तो इसी तरह रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम बस बच्चों की परवरिश करो। कोई ज़रूरत नहीं मुझसे सवाल जवाब करने का। तुम्हें कोई हक नहीं। ये शब्द एक खंजर की तरह लगे थे। वह गुस्से की हालत में उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगे। क्या निरंजन बबली को अपना पाएगा? उसे पत्नी का अधिकार देगा या नहीं? या फिर चंचल के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा? इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।